आपको बता दूं, इन्फोसिस 6.25% नीचे, पॉलीकैब 4% कमजोर है, 200 रुपये नीचे आ गया है। जो रिजल्ट्स के बाद से, रिजल्ट के दिन से रिजल्ट कल तक जबरदस्त एक रैली बनी थी, वहां पे अब अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग। पॉलीकैब दिखाई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पॉलीकैब में एक तेज गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है, 4.25% स्टॉक नीचे है। फ्यूचर्स का टॉप सेकंड लूजर है ये स्टॉक, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इन्फोसिस, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, डालमिया, हैवेल्स, विप्रो, रिलायंस, ये सब तमाम स्टॉक्स रिजल्ट से अन्य कारणों से नीचे हैं यहाँ पे। गाबा सर आज हमारे साथ हैं 10:30 वाले इस शो में। गाबा सर नमस्कार। नमस्कार। क्या मार्केट का मूड इतना खराब क्यों हो गया? अरे इन्फोसिस की वजह से पूरा मार्केट ही खराब कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। गुड मॉर्निंग टू यू। क्यों आ रहा है मुझे, मार्केट इतना दौड़ा और 20,000 से एक आंकड़ा था 20,000 का, उसे 8 पॉइंट पहले रुका। तो 20,000 तो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आएगा ना, और आना भी चाहिए। और क्यों नहीं आना चाहिए? और 20,000 को पार करना इतना इजी नहीं है। 20,000 के पहले थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ी ताकत लेनी चाहिए, सांस लेना चाहिए, फिर जाके बाउंस होगा। तो करेक्शन तो आना था। और कल दौड़ा कितना था, ब्यूटीफुली बहुत दौड़ा था। तो अगर रुकता है तो कोई बात नहीं, थमता है तो कोई बात नहीं। आई थिंक इज वेलकम। और थमे और अच्छा, ये तो प्राइस वाइज करेक्शन हो या फिर टाइम वाइज करेक्शन हो या दोनों हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये 20,000 एक बार चला जाएगा ना, तो मार्केट दिल से भागेगा, और ऊपर जाना भी चाहिए, और भागेगा, मैटर ऑफ टाइम। सांस ले रहा है। सांस लेना, जब आप स्प्रिंट करते हैं तो सांस लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग जरूरी है। और बिल्कुल सही बात कर, जैसे पॉलीकैब में भी ब्रीदिंग हो रही है, मतलब एक साथ दंदन दंदन चला, अब गिरा 4%, थोड़ा सांस लेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट रैली करेगा। तो ये एक मार्केट का स्वभाव है, ऐसे ही मार्केट चलता है। तो इस बीच बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं सवाल पूछने के लिए। राहुल पहला सवाल लेंगे, पटना से हमारे साथ हैं। राहुल जी बताइए, नमस्कार, क्या सवाल है? नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग गावा साहब। हाँ जी नमस्कार। और मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे पास एनबीसीसी के 1500 शेयर्स हैं। एवरेज कॉस्ट मेरी 3940 के आसपास है। ओके, बहुत थोड़ा सा फायदा आपको अभी हो रहा है। कुछ खास सोच है इसके लिए, मतलब लॉन्ग टर्म, मिड टर्म या ट्रेडिंग के लिए, किस लिए लिया? मैंने तो इन्वेस्टमेंट के लिए वेरी लॉन्ग टर्म में लिया इसको, और इसलिए लिया कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक मुझे उस वक्त दिखा, उस वक्त मैंने शुरू की थी इन्वेस्टमेंट। तो अब इसका मैं फ्यूचर व्यू जानना चाहता हूं। अगर मुझे इसे 3 साल, 4 साल, 5 साल अगर होल्ड करना है तो क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं इसके? आपने कितने समय पहले इसको लिया? 2018 से मैंने इसको कलेक्ट करना शुरू किया था, और जो कोविड के टाइम पे मैंने इसको एवरेज आउट करके 3940 के आसपास मेरी अभी कॉस्ट प्राइस है। तो 5 साल तो हो गए। जी जी। निराशा हो रही है? नहीं, निराशा नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो नेचुरली कहीं ना कहीं इसका पोटेंशियल जो है वो आएगा। अरे भाई, 5 साल में आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है तो आप निराश नहीं है? खैर, मैं ग्रिल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी साइकी क्या है। गावा सर, एनबीसीसी 5 साल से होल्ड किया राहुल ने, और अभी तक रिटर्न बन नहीं रहा है, क्या करें? और रुक सकते हैं, रुक, समय की कोई पाबंदी नहीं। क्या राहुल को इस एनबीसीसी में पैसा बनेगा? देखिए सर, रिटर्न नहीं बन रहा है, नो डाउट, लेकिन अब बेचना तो नहीं। अब नहीं बेचना। 8 साल किया तब तो बहुत हाई प्राइस था। अब ऐसी जगह पर है स्ट्रक्चरली, अब लगता है कि गिरावट है वो थम गई। एक नंबर 2, शायद इसमें एक अपूर्ण एक हायर बटन तो बना है, लेकिन हायर बटन अब तक कंफर्म नहीं हुआ है ना हायर टाइम फ्रेम। वो कंफर्म होगा जब ये 60 रुपया पार कर लेगा, फिर हायर बटन भी कंफर्म हो जाएगा। उसमें फिर एक ब्रेकआउट कहेंगे हम उसको टेक्निकल रूप से, वो करीब ले जाएगा फिर 80 to 100 जोन्स। तो अपमूव तो ऑन है, लेकिन अब बेचना नहीं है। इतना 8 साल रुका है तो और रुकिए, अपमूव मिलेगा। 60 का इंतजार कीजिए, 60 पार कर लिए तो कंटिन्यू होल्डिंग एनबीसीसी। गावा सर ये बताइए, एनबीसीसी 80 रुपए मान लीजिए मैं एक लक्ष्य लेके चलो, कितना साल लगेंगे हमें? देखिए बहुत स्लो चलता है, साइडवेज चलता है, लो बीटा स्टॉक है, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। अगर उन्होंने 8 साल होल्ड किया तो पड़ा रहेंगे बस, क्योंकि इसमें स्लो जाएगा। लेकिन एक बार 60 लेवल पार कर लेगा, उसके बाद थोड़ी तेजी पकड़ेगी, मोमेंटम बाद में आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। तो 2-3 साल लगेंगे कम से कम? हाँ जी, 2-3 साल बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। तो गावा सर,
5 साल से होल्ड करें, 3 साल और देंगे, तब इनका रिटर्न बनेगा 100% का, मतलब 39 से 80 हो जाएगा मान लीजिए। हाँ तो 8 साल में डबल हुआ स्टॉक, तो इससे बेटर नहीं कि अभी ये प्रॉफिट में है, ब्रेक इवन पे है, यहाँ से निकल के कोई अच्छा ग्रोथ स्टॉक ले सकते हैं प्रॉफिट यहाँ पर, अगर प्रॉफिट मिलता है तो। 1 रुपए ऊपर है इनके पास से, होना नहीं चाहिए, नहीं 1 रुपए नीचे जाए, लेकिन इनका 39 नजरिया लॉन्ग टर्म का, इनको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम इनका नजरिया चेंज करने को नहीं बोलेंगे ना। इन्होंने कुछ रीजन होगा लेने के लिए रखा होगा। राहुल जी होगा तो मैं आपको सच बताता हूँ, आप उसके बाद डिस्क्लोजर दोगे, लेना है तो लेना नहीं, है। एक मिनट रुकिए गावा सर, एक मिनट रुकिए, डिस्क्लोजर बाद में, पहले राहुल आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी। तो 8 साल में अगर आपको 100% मतलब दुगना हो जाए आपका स्टॉक, तो आप संतुष्ट रहेंगे? नहीं, मार्केट के हिसाब से तो संतुष्ट नहीं रहूंगा, लेकिन चाहूंगा कि एक समय था जब इसको सब लोगों ने रिकमेंड किया था, मैं आपके शो पे ही देखा था, बिल्कुल। तब इसे मल्टी बैगर की तरह इसको प्रोजेक्ट किया गया था। चांसेस मुझे भी लगे थे कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसमें अपमूव बहुत तेजी से आ सकता है, बट बिकॉज ऑफ कोविड और बाकी सारी चीजों को अगर मार्केट में देखे तो उसके हिसाब से इसने उतना परफॉर्म नहीं किया। राहुल जी, मेरा सवाल यही है आपको मतलब पूछने का कि वाकई ये मल्टीबैगर था। एक जमाना था जब इस स्टॉक ने बहुत जबरदस्त रैली की थी, मल्टीपल टाइम से ऊपर गया था, उसके बाद जब इसमें स्प्लिट वगैरह होकर के इस भाव पे आया, तब से अंडर परफॉर्म कर रहा है। मैं ये सवाल आपसे इसलिए आपको पूछ रहा था कि 8 साल में अगर पैसा डबल हो रहा है तो मतलब आप एफडी करके बैठे हुए हैं, फिर मार्केट में आने की जरूरत नहीं है, फिर तो एफडी कर लीजिए। जी जी। इसलिए मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि हाँ आप कुछ चेंज करिए, अगर आपको इसी से बहुत अच्छा लगता है तो आप करिए, लेकिन हमेशा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में ये देखना चाहिए कि आपको टाइम वैल्यू में रिटर्न क्या मिल रहा है। 8 साल में कोई स्टॉक अगर डबल हो रहा है तो उससे अच्छा मैं फिक्स डिपॉजिट करूंगा। तो खैर आपकी इच्छा है, आप इसको रख सकते हैं एनबीसीसी से, लेकिन अगर चेंज करना हो, मान लीजिए, ये राय नहीं है, खाली मैं सवाल पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हाँ मेरे को भी 8 साल में नहीं चाहिए डबल। काबा सर आप बताइए। मैं तो बोलता अगर मेरे पास ये स्टॉक होता मैं तो निकल जाता, मैं ले लेता रिलायंस, बिलीव इट और नॉट, आज भी लेता, कल भी लेता, परसों भी लेता, एक दिन पहले लेता तो भी लेता, मौका मिलता तो। रिलायंस का स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट करे बिल्कुल। अब जियो फाइनेंशियली मिल जाएगा, इसमें वैल्यू अनलॉकिंग तो होगी होगी, तो क्यों नहीं लेते रिलायंस पर? ओके, तो खैर रिलायंस में आप कर सकते हैं। अब आज अगर आप रिलायंस लेंगे तो आपको जियो फाइनेंस नहीं मिलेगा, वो समय निकल गया। अब तो ये डिमर्ज वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत सारे स्टॉक हैं। डिस्क्लोजर ये है कि आप कोई और एक इंडिपेंडेंट राय लीजिए, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं उसकी ओनरशिप रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट अगला सवाल लेते हैं। दिलीप कुमार जी कुशीनगर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दिलीप जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार सर, मेरे पास भारत फोर्ज का है 861 है, 100 शेयर हैं अपने पास। 865 पे 100 शेयर, 861 है, और कंटिन्यू अभी भी उसमें गिरावट हो रही है, तो क्या करना है मुझे? गावा सर भारत फौज में क्या करें? ये स्टॉक मुझे पसंद है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आएगी, भारत फोर्ज 844 पे ट्रेड कर रहा है, मिल जाता है अगर 800 के आसपास, ब्यूटीफुल। चार्ट बढ़िया है, जब भी इसमें गिरावट आती है वो बाइंग का मौका रहता है। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए भारत फौज। ओके, भारत फौज लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ेगा, ठीक है। स्टॉक काफ़ी सारे प्लेस हैं इनके ऊपर, काफ़ी अच्छा कामकाज है, लेकिन अभी मार्केट में परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन तो होल्ड करने की सलाह है। अगला सवाल है महांतेश का, बंगलुरु से जुड़ रहा है हमारे साथ। महांतेश जी बताइए क्या सवाल है। महांतेश जी, अच्छा महांतेश जी के पास आवाज़ नहीं जा रही मेरी। संबित कुमार बालासोर उड़ीसा से। संबित जी से भी अभी संपर्क नहीं हो पा रहा, तो गावा जी फिर आप पॉलीकैप पर राय बताइए। आज 4.5% गिर चुका है, 4.6% है फेनोमेनल, 225 रुपये नीचे। क्या इसमें जो रैली हुई थी अभी पिछले 3-4-5 दिनों में, अब उसका समय खत्म हो गया है या एक मौका फिर से दे रहा है? नहीं, बहुत फास्ट दौड़ा 3700 से 4700, 1000 रुपए की रैली मिली है करीब 8 या 10 ट्रेडिंग सेशंस में। यहां पर तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, अच्छी जगह है खरीदने की पॉलीकैप, अराउंड 4000 और 3500 के बीच में। फिर होल्ड करना चाहिए फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। यहां पर प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है पॉलीकैप। कल एक काइंड ऑफ एन एग्जॉशन पैटर्न था मेरे ख्याल से। आदित्य संदीप ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पे, और इनका सवाल है ज्योति लैब्स पे। इनके पास 300 शेयर्स हैं,
157 रुपीज़ के प्राइस पे। क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं गवा सर, ज्योति लैब? लो होल्ड तो कर सकते हैं क्योंकि ब्रेकआउट तो मिला है हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर। यस, स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। ज्योति लैब ट्रेड कर रहा है 243। ऑफ कोर्स बाय एंड होल्ड का स्टॉक है। 235 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक ये 235 बरकरार है, अपसाइड ऑन है ज्योति लैब। ओके, और एक सवाल पूछा है सीमा ने, सादर प्रणाम किया गावा सर उन्होंने आपको, बट वो सिर्फ प्रणाम ही कर रही, उन्होंने आपकी तारीफ की कि सुबह आपके जो प्रेडिक्शंस थे वो ठीक थे। सवाल इन्होंने नहीं पूछा है। सवाल रविंदर पाल सिंह जी ने पूछा। हाँ रविंदर जी, ट्राइडेंट खरीद के बैठे 3000 शेयर 44 में 60 पैसे पे, क्या करें 1-2 साल के लिए? कौन सा स्टॉक? ट्राइडेंट। ट्राइडेंट, यस ट्राइडेंट 1-2 साल के लिए इनको। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा मूव था, करेक्शन था। करेक्शन लगता है यहाँ पर थोड़ा डिप में चल रहा है। ये जगह अगर 2 साल के लिए है तो ले सकते हैं। यहाँ पर लोअर लेवल्स पे एक स्टॉप लगाना है ट्राइडेंट पे, तो लगाइए करीब 25 का बस। अब 32 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन अच्छी जगह लेने की है ट्राइडेंट। जब वो 35 पार कर ले तब आपको लगेगा कंफर्मेशन में कि यस ऊपर जा रहा है। या तो फिर अब तो डाउन मूव है तो वहां पर ले सकते हैं, लेकिन 35 क्रॉस कर लेगा, वो जगह बहुत अच्छी है खरीदने ट्राइडेंट। तो फिलहाल होल्ड कर सकते हैं डिसीजन, या लो लेवल में एग्रेसिव कॉल है तो ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, फिलहाल शॉर्ट टर्म में सेलिंग है। कब सर यूनियन बैंक कैसा लगता है आपको? यूनियन बैंक, बिल्कुल यूनियन बैंक का जो चार्ट है अच्छा लगता है। ये चार्ट 90 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसे थोड़ा वक्त दीजिए। मेरे ख्याल से 100 पार कर ले। 100 पार करने के बाद 140 भी जा सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक। ये डिप्स मिलेगी तो बाइंग का मौका रहेगा। पीएसयू बैंक में काफी हद तक रिवर्सल देखा है, इस स्टॉक में भी रिवर्सल देख रहे हैं। तो गवा सर लगे हाथ इनके मैनेजमेंट से भी बात कर लेते हैं। बैंक के रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया आए थे और 17% की जो है इनकी जो ब्याज से आमदनी थी वो बढ़ रही, मुनाफा भी दोगुना से ज़्यादा हो गया। एनआईएम भी लगभग 3%, 2.98% के आसपास रही है। तो किस तरीके के आउटलुक हैं, किस तरीके के नतीजे, इसी पे हम लोग बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नितेश रंजन जी जुड़ गए। नितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नतीजे काफ़ी बेहतर दिखे यहाँ पे, और एनआईएम में भी आपने 3%, काफ़ी डिसेंट माना जाएगा सरकारी बैंक के हिसाब से। क्या क्या रीजंस थे, कैसे आई इतनी अच्छी अर्निंग्स? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जून 2023 क्वार्टर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। इसमें 2-3 हाइलाइट्स जो मैं बताना चाहूंगा। एक तो कि हम साल के शुरू में गाइडेंस देते हैं वेरियस पैरामीटर्स पे, और हमने हर एक पैरामीटर का जो गाइडेंस था उसको उसी ट्रेंड पे अचीव किया है। दूसरी बात कि हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स जो है इस क्वार्टर का 1% रहा है, जो कि हम कई तिमाहियों के बाद इसको अचीव कर पाए हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 18% से ज़्यादा रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट पिछले साल की तिमाही से डबल हो गया है। और उसी तरह अगर हम असेट क्वालिटी में नेट एनपीए को देखें तो पिछले साल की तिमाही से वो आधा हो गया है। तो कुल मिला के परफॉर्मेंस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा रहा है जून 2023 की तिमाही में। ओके नितेश जी, आरएम सेगमेंट काफ़ी फोकस में रहता है बैंक का आपके लिए, और इस सेगमेंट की ग्रोथ और आउटलुक क्या है? आपने सही बताया, रैम हमारे लिए बहुत ही की सेगमेंट रहा है, रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई लोन्स। और इसमें अगर रैम सेगमेंट को देखें तो 15% के करीब इसमें वृद्धि हुई है। इसके तहत अगर रिटेल देखें, रिटेल लोन 16% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। इसी तरह एग्री एंड एमएसएमई में भी 15% के आसपास वृद्धि हुई है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा है, रिटेल में, एमएसएमई एंड एग्रीकल्चर में हमारा फोकस रहा है। और इसके अंदर कुछ विशेष जो ऋण सेगमेंट है उसमें हम फोकस कर रहे हैं, जैसे कि गोल्ड लोन है, व्हीकल लोन्स हैं, एजुकेशन लोन्स हैं, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स हैं। तो इस पे हमारे फोकस करने से वृद्धि, लोन में भी वृद्धि हो रही है और हमारे मार्जिन्स में भी इससे अच्छा असर देखने को मिला है। नितिन जी, हाउसिंग भी तो एक बड़ा सेगमेंट है जहां पे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग में भी और टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। इसमें किस तरीके का कामकाज है आपका? मुझे लगता है अगर हम पिछले करीब 18 से 24 महीनों का देखें और जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर में रिटेल का डिमांड आ रहा है, मुझे लगता है हम लोग शायद रिटेल रिवोल्यूशन के दूसरे फेज में आ गए हैं। पिछले 20 साल में रिटेल का एक रिवोल्यूशन रहा और अभी लगता है और ज्यादा हो रहा है। और 2-3 फैक्टर्स मुझे लगता है जो इसको एड कर रही है। एक तो एस्पिरेशंस ऑफ द पीपुल आर इंक्रीजिंग।
हर कोई आज एक अच्छा घर चाहता है, अच्छा व्हीकल चाहता है। दूसरी बात है कि सप्लाई जो है फ्रॉम द बैंकिंग साइड वो काफी इंक्रीज कर गया। हर एक बैंक्स ने अपने सिस्टम को अच्छे कर लिए हैं, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को सुदृढ़ कर लिए हैं, तो लोन देने के लिए बैंक्स आगे आ रहे हैं, एनबीएफसीज आगे आ रही है। और तीसरी बात जो है, गवर्नमेंट की ओर से जो कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे रेरा हो गया, जीएसटी हो गया, इसके कारण एंटायर रैम सेगमेंट में जो है काफी अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है। और इस वर्ष हमारी उम्मीद है कि हम 15 से 16% वृद्धि कर पाएंगे अपने रिटेल सेगमेंट में। और ये जो कुछ सेगमेंट हमने बताए, व्हीकल लोन, अनसेक्योर्ड पर्सनल लोन्स, गोल्ड लोन्स और एजुकेशन लोन, इसमें काफी अच्छा डिमांड है। हाउसिंग लोन में भी काफी अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है। ओके नितेश जी, स्थिर ब्याज दरें लेकिन बढ़ते हुए डिपॉजिट के रेट्स, यानी ब्याज दर मतलब आरबीआई रुक गया है, तो उसके बीच में निम मेंटेन करना और साथ ही एसेट क्वालिटी, क्योंकि एक आध बैंकों में हल्का सा रुझान दिखा है कि थोड़ा सा उनका गड़बड़ाया मामला, आप क्या कैसे चल रहा है? देखिए, एनआईएम जो है जून 2023 की तिमाही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 3.13% रहा है, जो मार्च की तिमाही में 2.98% था। और ये अगर गाइडेंस देखें एनआईएम का, तो 3% का हमने गाइडेंस दिया है पूरे वर्ष के लिए, तो उसके हिसाब से हम गाइडेंस से अभी ऊपर ही चल रहे हैं। असेट क्वालिटी के लिए भी हम जो गाइडेंस दिया है उसी ट्रेंड पे अभी चल रहे हैं। ग्रॉस एनपीए में कमी हुई है, 7.5% हो गया है। इसी तरह नेट एनपीए भी अभी 1.58% हो गया है। और अगर हम पिछले वर्ष की तुलना करें तो जून 2022 की तिमाही में हमारा नेट एनपीए करीब 3.31% था, वहां से 1.58 होना, ये बिल्कुल हम अपने गाइडेंस की तरह बढ़ रहे हैं। ओके नितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ से बातचीत करने के लिए, और होप कर हम रखते हैं कि अगले क्वार्टर में भी ऐसी बेहतर प्रदर्शन आप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वापस आते हैं गावा जी के पास। गावा जी, इस बीच आगे सवाल और बहुत सारे लोगों के। पंकज जोशी जी ने बेंगलोर से एक सवाल भेजा है और इनके पास इंडस टावर है, 254 रुपये 50 पैसे के प्राइस पे 200 शेयर्स। क्या करना चाहिए इनको इंडस टावर में? मेरे ख्याल से ये टाइम है, वक्त है होल्ड करने का इंडस टावर। यहाँ पर जो गिरावट हुई है हमने 300 से 150 के करीब देखी है, फिर एक यहाँ पर थम गई गिरावट। शायद यहाँ से एक टर्निंग का लगता है कि यहाँ से टर्निंग हो रही है। अगर ऐसा कुछ होता है, अब ट्रेड कर रहा है 167, तो पॉसिबल है कि 200 210 भी जा सकते हैं। तो ये जगह मेरे ख्याल से होल्ड करने के लिए साइडवेज जोन पर है। आहिस्ता आहिस्ता कर बड़े बड़े झटके लगते हैं, फिर एक डिप मिल जाता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ एग्जॉशन हो जाएगा सेलिंग, फिर एक अपमूव होना चाहिए, तो होल्ड इंडस टावर। ओके, महंतेश जी जुड़ गए हमारे साथ बेंगलुरु से। महंतेश जी बताइए क्या सवाल है? सर नमस्ते। नमस्ते गावा सर। सर मेरे पास 2 शेयर है। एक है LIC 589 रुपीज पे 39 शेयर्स, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक 282 360 शेयर्स है मेरे पास। उसमें क्या रहा है आपका सर आगे? जी गावा सर। आई थिंक LIC तो 627 पर ट्रेड कर रहा है। लिस्टिंग हुई थी 900 के आसपास, गिरावट आई, लगता है कि अब जो गिरावट है थम गई है, एक अपमूव मिलना चाहिए। थोड़ा रेजिस्टेंस 700 के आसपास है, 700 में थोड़ा स्ट्रगल है, सेलिंग थोड़ा पर एग्जॉस्ट हो जाएगी, फिर एक अपमूव मिलेगा, वो करीब 800 की तरफ ले जाएगा। तो मेरे ख्याल से LIC इज अ होल्ड। क्या किसी को खरीदना है यहाँ पर? बिल्कुल खरीद सकते हैं। जिसको खरीदना है उसको स्टॉप लगाना पड़ेगा 610 का। ट्रेड कर रहा है 627 के आसपास। फिर राइट द ट्रेंड, पहला टारगेट रहेगा 700, फिर 750 या 800 हो सकता है LIC। और दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। लक्ष्मी और 252 रुपये 95 पैसे पे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक ना, स्क्रिप्ट कोड 543277 543277 लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का है। यस, इसमें वीकनेस है, अब तक वीकनेस है। स्ट्रेंथ फिलहाल नजर नहीं आती, क्योंकि ऑल टाइम हाई लो देखा है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी है। 300 के ऊपर ठीक है, 300 के नीचे तब तक वीक है, तो इंतजार कीजिए 300 को पार करने का, फिर शायद एक अच्छा आपको मिले। गवा साहब, प्रगति कराड ने एक सवाल भेजा, टाटा स्टील 40 शेयर 108 के भाव पे। टाटा स्टील 40 है, वेल स्टॉक मेरे ख्याल से होल्ड के लायक। 100 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, साइकोलॉजिकल भी सपोर्ट है। मेरे ख्याल से 135 140 चला जाएगा, तो वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है टाटा स्टील में। तो यस, इट्स अ होल्ड। गिरिराज सिंह ने टाटा कंज्यूमर की 900 रुपए वाली कॉल ली है 5.5 रुपए पे एक लॉट, और NTPC की 1000 कुछ गड़बड़ है। टाटा कंज्यूमर बताइए सर। पर टाटा कंज्यूमर ये ऑप्शंस के लाइक स्टॉक नहीं है मेरे हिसाब से। फ्यूचर्स में हो सकता है, डिलीवरी में हो सकता है, और ये बहुत स्लो चलता है, लो बीटा है। और लो बीटा में क्या होता है कि
थीटा डिके थोड़ा फास्ट होता है। तो मेरे ख्याल से अब प्रॉफिट में है तो निकल जाना चाहिए। 870 है, लेकिन अप मूव ऑन है टाटा कंज्यूमर में, तो मेरे ख्याल से होल्ड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि जितना स्लो चलेगा उतना थीटा डिके होगा। थोड़ा स्लो है, जितना स्लो चलेगा। गवर्स इस बीच 182 पॉइंट नीचे हो गया निफ्टी, 19,796, 19,800 के नीचे आ गया ये। लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से काफ़ी स्ट्रेंथ है, उसमें बहुत हल्की सी 130 पॉइंट की केवल नरमी है, तो वहाँ नहीं। और कारण वही है कि सारे टेक स्टॉक्स जो है ना बहुत दबाव बना रहे हैं यहाँ पे, और उसी की वजह से ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है। तो एक मुश्किल तो आप कह ही सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए इसी के साथ हम इस शो को यहीं पे समेटते हैं, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो होगा खिलाड़ी नंबर 1। गावा जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए।